Hello everyone. So today we are gonna solving mock test paper for November 20 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड के लिए जो भी मॉक टेस्ट पेपर आया है ना। तो ये मॉक टेस्ट पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग केस स्टडीज लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। टुडे विल बी गोना डिस्कसिंग केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2, है ना। बहुत डिटेल में बहुत ही शानदार लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे, है ना। वर्ड टू वर्ड बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना है ना, कैसे फोकस करना है, हाउ टू फाइंड द आंसर्स एंड स्टफ जो भी चीजें है, एवरीथिंग वी आर गोना फोकसिंग ऑन, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन ऑन द केस स्टडीज एंड स्टफ, है ना। तो जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर है उस पर डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले 2-3 थिंग्स विच आई वांट टू हाईलाइट ऑन। नंबर वन थिंग, सबसे पहला, आरएम को लाइटली मत लो भाई लोग, है ना। आरएम को लाइटली लोगे दिक्कत आएगी एग्जाम में। द लेवल ऑफ पेपर विच आई एम गेटिंग, पेपर बहुत शानदार है, मजा आता है भाई ऐसा पेपर देख के ना। यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, यू नीड टू थिंक वाइसली, है ना। और जब तुम सॉल्व करते हो ना, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप, है ना। तो इस टाइप का पेपर एक्सपेक्टेड है, दिस टाइप ऑफ पेपर विच इज गोना आई एम एक्सपेक्टिंग विल कम इन फर्स्ट टाइम। सेकंड थिंग इज कि यू नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ पेपर। द रीजन इज क्योंकि पेपर इज प्योरली बेस्ड ऑन केस स्टडीज। पहले जैसा होता था ना वैसा नहीं है। मतलब क्या, कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट कम है ना। यू नीड टू रिलेट एवरी सेकंड आंसर विद द केस स्टडीज, है ना। तो केस स्टडीज से रिलेट करना, इवन द एमसीक्यूज विच आर देयर इन द मॉक टेस्ट पेपर, यू नीड टू रिलेट इट विद द केस स्टडीज, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट विच इज गिवन इन दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी तुम लेक्चर्स देखते हो, प्लीज यार पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखा करो, पूरे ध्यान से सुना करो, बिकॉज ICI is focusing more on a concept this day. ICI is focusing more on concept पे ध्यान दे रही है ना। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम आराम से 80+ लाओगे और पेपर बहुत ही शानदार है, आलीशान है, मजा आता है देख के। ऐसे पेपर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आएंगे और आने भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर अभी तक के आपने क्या क्या किया है। अभी तक के मैंने यूट्यूब पे पूरे RM के फ्री लेक्चर्स डाल दिए हैं, एंड RM के 100% लेक्चर्स फ्री है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अभी तुम्हारी एग्जाम्स आ रही थी, है ना, तो आई डिसाइडेड टू रिमूव ऑल ऑफ द एड्स जो यूट्यूब एड्स चलती थी पहले मेरी, वो सब मैंने हटा दिया भाई। ए मेन एम इज टू पास यू इन सी एग्जाम्स, मेन एम इज टू गेट यू 80+ इन रिस्क मैनेजमेंट, बस बाकी सब चीजें अपार्ट, है ना। तो अपना मेन एम ये है। प्लस उसके साथ साथ हम पता है डेली एमसीक्यूज डालते हैं वहाँ पे टेलीग्राम पे। अगर तुम टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, है ना। तो वहाँ पे एकदम इफेक्टिव डिस्कशन होता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो भी है वो इफेक्टिव डिस्कशन होता है, बहुत सॉलिड डिस्कशन करते हैं वहाँ पे, जो भी जिसको भी डाउट्स रहे वो होता है। प्लस हमने 30+ केस स्टडीज डाली थी शुरू में टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ रिस्क, कौन कौन सी कंपनीज में कौन कौन से टाइप ऑफ रिस्क है, उस पर भी डिस्कशन हुआ है। उसके साथ साथ हमने 5 गूगल टेस्ट, ऑनलाइन गूगल टेस्ट दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें से 3 गूगल टेस्ट इज बेस्ड ऑन कि अगर टेस्ट दोगे देन ओनली यू कैन वॉच द लेक्चर्स, ठीक है। तो वो भी किया है। प्लस उसके साथ साथ वी हैव गिवन आरएम का कंप्लीट गाइडेंस बुक, है ना, आरएम का कंप्लीट गाइडेंस बुक, जिसमें आई विल शो यू द बुक, है ना, जिसमें हमने पूरा केस स्टडीज और जो भी हमने डाला है ना, एमसीक्यूज डाले हैं, केस स्टडीज डाले हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस बुक इज कि जो अभी मैं मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन करूंगा, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द पेपर इज बेस्ड फ्रॉम आवर बुक्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ द बुक। जो मैंने बुक जब लॉन्च किया था तब मैंने बोला था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर हमारी बुक से ही आएगा, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक कवर कर लिया है मॉड्यूल का, ठीक है। Why I'm gonna saying this, why I'm saying this things is because I've seen lot of the students these days saying that sir, are free lectures effective, are free lectures enough for doing a risk management? The answer to them is 100% yes। भाई क्यों इफेक्टिव नहीं है तुम बताओ। तुमको क्या चाहिए, सब चीजें हमने दी है भाई। तुमको मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, तुम्हारे को फुल सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए, वो दे दिया। तुमको लेक्चर्स दिए, वो दे दिया। एमसीक्यू टेस्ट करना है, वो दे दिया। मॉड्यूल से पढ़ना था, वो पढ़ाया, है ना। केस स्टडीज का डिस्कशन वो करा रहा हूँ, समझ रहे हो। मॉक टेस्ट पे भाई हर एक चीज दूंगा, टेंशन मत लो, है ना, समझ रहे हो, हर एक चीज तुमको मिलेगी। बट ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज यू नीड टू बी सीरियस व्हेन यू आर स्टडिंग। तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक चीज है। एंड प्लीज जिसको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं भाई, दोस्त भाई लोगों से शेयर कर दिया करो यार, सबका फायदा होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। लेट इट रीच टू एवरी स्टूडेंट, है ना, ठीक है। एंड शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी हो गई सर, बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी करने लगे हो आजकल, ठीक है, चलो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी, है ना। सबसे पहला हम कैसे केस स्टडी को अप्रोच करना, केस स्टडी 1, है ना। 5 केस स्टडीज रहती हैं जिसमें से यू नीड टू सॉल्व 4 ऑफ द केस स्टडीज, है ना। 5 केस स्टडीज है, इसमें से तुम्हें 4 केस स्टडीज सॉल्व करनी होती है। लेट्स मूव टू द टॉपिक।
सबसे पहला मैंने बताया था विल रीड द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। ठीक है, तो मेरे पास हार्ड कॉपी निकली हुई है ना, तो मैं हार्ड कॉपी से थोड़ा थोड़ा रेफर करूंगा, है ना। सबसे पहला बोलता है अज्यूम यू आर अ क्रेडिट एनालिस्ट, है ना। तुम क्या हो? क्रेडिट एनालिस्ट हो। इन इन व्हाट? इन डेट म्यूचुअल फंड, है ना। तुम डेट म्यूचुअल फंड में क्रेडिट एनालिस्ट हो। हाउ वुड यू डू द क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस? आय हाय हाय, क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस सर, मतलब ही मेरे को दिमाग में पहली चीज क्लिक होना चाहिए, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 6, बिकॉज क्रेडिट बोला और ड्यू डिलिजेंस बोला, तुमको दिमाग में इंडेक्स रिवाइज किए हो ना, तो आना चाहिए चैप्टर नंबर 6 से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस वहां पे दिया गया था। ठीक है, फॉर, है ना, फॉर रिकमेंडिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इशू, है ना। तुम्हें क्या करना है? क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस करना है किसका? डिबेंचर जो भी इशू है उसका। मेंशन एनी सिक्स एस्पेक्ट्स एंड जस्टिफाई इट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। बहुत बढ़िया, देखो क्या बोलता है इधर। बोलता है मेंशन एनी सिक्स एस्पेक्ट्स, सिर्फ 6 एस्पेक्ट्स रिजन करो और उसको जस्टिफाई करो। उसको क्या करो? जस्टिफाई करो। अब इंस्टीट्यूट ने हल्का सा गलती क्या कर दिया साहब बताऊं, इधर उनने ये क्वेश्चन 7 मार्क का दे दिया और इधर बोलता है 6 एस्पेक्ट्स जस्टिफाई करो। ठीक है, मैं अभी, मेरे को आंसर्स पता है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है ना, तो मैं तुमको बता रहा हूं इनने गलती क्या किया। देखो इनने क्या कर दिया, बोलता है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्या बोलता है? 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन। तो ये इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है यहाँ पे, बट ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, एक सेकंड, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें क्या बताना है? क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस करना है। क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस करना है फॉर, है ना, किसके लिए? जो भी हमारे डेट म्यूचुअल फंड है उसके लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। क्रेडिट रिस्क है, चैप्टर नंबर 6 से मैं ढूंढूंगा। ठीक है, अब बट यू नीड टू रिलेट विद द केस स्टडी, फॉर दैट यू नीड टू रीड अ केस स्टडी। ठीक है, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू 11%। कितना हो गया मार्केट इंटरेस्ट रेट? मेरा मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गया 11% आफ्टर 1 ईयर ऑफ डिबेंचर्स हैविंग अ सिमिलर क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल, है ना। अब आगे क्या बोलता है कि तुम्हारा पहले कुछ इंटरेस्ट रेट अलग होगा, अभी चेंज हो गया है। अब ये थोड़ा सा एसएफएम से रिलेटेड है ना, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट एक्शंस वुड इन्वेस्टर टेक टू ऑप्टिमाइज इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल गिवन नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट? उसे क्या करना चाहिए उसके बारे में बताओ। एंड मेंशन द रिस्क, सर मेंशन द रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क के बारे में पूछ रहा है, दैट इश्यूअर विल फेस इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑफ कॉल और पुट ऑप्शंस बाय द इन्वेस्टर। अरे बाप रे सर, कॉल और पुट ऑप्शन, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कैसे क्या है ना। और तीसरा मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या बोल रहा है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने बोल रहा है, विच आई नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, कंसिडरिंग ओपनिंग कैश बैलेंस एंड, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट भूल जा रहे हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस तुम्हें कंसिडर करना है एंड फ्री कैश फ्लो लेना है भाई। फ्री कैश फ्लो बोल दिया और ओपनिंग बैलेंस बोल दिया ना, तो वहीं पे तुम्हारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो का, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप इट दिस पॉइंट इन माइंड, है ना। फॉर ऑल द ईयर्स, अब देखो क्या बोलता है, सभी सालों के लिए निकालना है ना। इन विच डिबेंचर रिपेमेंट इज शेड्यूल्ड, है ना, इन विच डिबेंचर रिपेमेंट इज शेड्यूल्ड, जब से डिबेंचर रिपेमेंट शेड्यूल हुआ है, मतलब क्वेश्चन से बता रहे हैं ना। इन विच, अब यहां तक के क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे एक और पार्ट है, इन विच ईयर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज मैक्सिमम। कहां पे तुम्हें लगता है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है? तो ठीक है, अगर जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा, यू रिमेंबर दैट डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज ऑलवेज हायर द बेटर। जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, जितना कम रहेगा उतना तुम्हारे लिए बुरा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एमसीक्यूज। देखो सर एमसीक्यूज भी है ना। अब देखो क्या बोलता है, अर्जुन लिमिटेड, सर एक केस स्टडी से रिलेटेड है, केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एबीसी म्यूचुअल फंड्स इज फेसिंग, है ना, तो ये भी केस स्टडी से रिलेटेड है, इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्रेडिट रिस्क असाइन टू अर्जुन लिमिटेड, ये भी केस स्टडी से रिलेटेड है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। गिवन अ लॉन्ग टर्म, अब देखो क्या बोलता है, अर्जुन लिमिटेड ये भी केस स्टडी से रिलेटेड है ना। और ये जो है थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाकी सब केस स्टडी से रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द केस स्टडी। केस स्टडी पढ़ते हैं, कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। मेरे को 3 चीजें ध्यान में रखनी है केस स्टडी पढ़ रहा हूं तो। सबसे पहला क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस के बारे में, दूसरा एक कॉल पुट के बारे में बोला था जहां पे मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मुझे क्या करना है, दूसरी चीज ध्यान में रखनी है। एंड थर्ड थिंग विच आई नीड टू कीप इन माइंड इज कि मुझे डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालना है, तो उसके लिए मुझे डेटा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोलता है, अर्जुन लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। इट हैज ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड
है ना, ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नियर 5 डेकेड्स, है ना, 5 डेकेड्स के हिसाब से उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। द कंपनी वाज प्रमोटेड बाय वन ऑफ वेरी रेप्यूटेड फैमिलीज इन इंडिया, ठीक है। हाउएवर इट हैज बीन फेसिंग सेवरल चैलेंजेस टू ग्रो अ बिजनेस इन अ रिसेंट ईयर। धंधा नहीं बढ़ रहा साहब, धंधा बढ़ाना है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, कर्ना लिमिटेड इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैविंग एन ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नियर, है ना, ऑफ नियर 3 डेकेड्स एंड मल्टीपल मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स। उसके भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, वो उसका भी धंधा बढ़िया है। देखो क्या बोलता है, हाउएवर इट इज ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस इन ग्रोइंग द बिजनेस। धंधा नहीं बढ़ रहा था, धंधा बढ़ाना है दोनों को। हेंस द मैनेजमेंट ऑफ करना लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स बिजनेस। धंधा बेच दूंगा, ठीक है, बिजनेस सेल ऑफ होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, मजेदार केस स्टडी है। The management of Arjun Limited came to know about the decision of the management of Karna Limited and has decided to what, adopt the strategy of growing inorganically. After initial assessment, Arjun Limited believes that if it acquires Karna Limited, it could result into a better product portfolio. मतलब सर हम expansion की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें business grow कर रहे हैं, हम उसे acquire करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ वाइडर मार्केट, है ना, अ वाइडर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, है ना, धंधा बड़ा हो जाएगा। एंड अदर सिनर्जी, है ना सर, बेनिफिट होता ही है व्हेन यू कंबाइन द बिजनेस यू गेट अ सिनर्जीज, ठीक है, which not only would improve the growth of its existing and acquired product portfolio but would also improve the profitability, है ना, पैसा बढ़ेगा साहब, पैसा ही तो कमाना है ना। और क्या बोलता है, consequently return on capital employed, है ना, तो ये सब हमारे को बढ़ाने में मदद करेगा। आगे क्या बोलता है, द मैनेजमेंट ऑफ अर्जुन लिमिटेड, उन्होंने क्या ऑफर किया, 10,000 करोड़, बाप रे बाप, इतना पैसा ऑफर कर दिया कि भाई तू पैसा ले और हमारी को कंपनी एक्वायर करने दे दे, ठीक है। करोड़ टू शेयर होल्डर्स ऑफ करना लिमिटेड एज द सेल्स, है ना, एज अ सेल कंसिडरेशन। कितना दिया, 10,000 करोड़ एज अ सेल कंसिडरेशन। द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ करना लिमिटेड। करना लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आगे देखो क्या बोलता है, फिर बोलता है द ट्रांजेक्शन्स वाज फंडेड इन अ फॉलोइंग मैनर। पैसा 10,000 करोड़ कहां से आया, 500 करोड़ कैश पड़ा हुआ था। बैलेंस शीट देखेगी तब समझेंगे, एक एक चीज रिलेट करूंगा, ध्यान से देखो। 500 करोड़ कहां से आया, कैश एंड बैंक में पड़ा हुआ था, वहां से दूंगा। प्रमोटर्स ऑफ अर्जुन लिमिटेड, है ना, इन्फ्यूज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 3,500 करोड़, है ना, 3,500 करोड़ का शेयर कैपिटल इन्फ्यूज किया है, ठीक है। पैसा आया है 500 करोड़ कैश, है ना। 500 कहां से गया मेरा, 500 गया तुम्हारा कैश से, 3,500 करोड़ का मेरे को इक्विटी आया। प्लस इसमें क्या बोल रहा है, अर्जुन लिमिटेड, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत गेम है। अर्जुन लिमिटेड इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 6,000 करोड़ टू फंड, है ना, बैलेंस सेल्स कंसिडरेशन। तो कितना हो गया तुम्हारा, 10,000 करोड़ हो गया टोटल। इसका अगर मैं टोटल लेता हूं तो 10K आ जाता है, 10K आ जाता है, ठीक है। देखो क्या बोलता है, द डिबेंचर्स वर इशूड इन 3 ट्रेंचेस, है ना, 3 टुकड़ों में इशू हो गए, है ना। अब देखो क्या बोलता है, ऑन 31 मार्च 2019 डिबेंचर्स फॉर ईच ट्रेस कैरी अ कूपन 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 रेट ऑफ, है ना, 8% पर एनम, पेबल सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली ब्याज मिलेगा। द रिपेमेंट शेड्यूल, अब रिपेमेंट कैसे होगा, है ना, द रिपेमेंट शेड्यूल ऑफ ईच ट्रांच इज लिस्टेड बिलो, है ना, 3 पार्ट में होगा। मैच्योरिटी डेट 3 पार्ट में दी गई है, 2,000 करोड़ 3 पार्ट में रिपे होगा। द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज। ध्यान दो, अब डिबेंचर्स कैसे इशू हुए, सिक्योर, कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ता है ना। सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अ चार्ज on intangible assets of the company which are not recorded in the books of company। सर हमने, अब देखो एफआर भी रिलेट करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट तुम्हें रिलेट करना चाहिए जब भी तुम पढ़ते हो, है ना। जब भी देखो एक्विजिशन के पहले हम गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते, बट एक्वायर हो गया है तो बुक्स में गुडविल आना चाहिए, देखेंगे हम। बुक जब एक्वायर हो गया तो बुक्स में गुडविल आएगा, हम देखेंगे, ठीक है, और वो सब चीजें भी देखेंगे। The realizable value of intangible assets is assessed at, है ना, 1,000 करोड़ and is expected to remain constant over a period of 10 years, है ना, constant रहेगा। In the event of default, अब default हुआ तो investors can sell the intangible assets but will lose the right to recover their unpaid exposure, है ना, तो राइट चला जाएगा। अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखा होता है, इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स, है ना, इन्वेस्टर एंड इशूअर टू हैव कॉल पुट ऑप्शंस ऑन डिबेंचर्स। क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स का कॉल पुट ऑप्शंस है डिबेंचर्स में, ठीक है। द नोटिस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन कैन बी गिवन एट एनी कूपन डेट एंड द कंपनी हैज टू रिडीम द डिबेंचर्स ऑन नेक्स्ट कूपन डेट, है ना। तो इशू अगर जो भी है जिन्होंने डिबेंचर्स लिए हैं, है ना, तो वो कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, है ना, आपके डिबेंचर्स रखो, और कंपनी को वो रिडीम करके उन्हें वापस देने पड़ेंगे, है ना। देखो क्या बोलता है,
तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि वो 11% कन्वर्ट हो जाता है। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था ना, उससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखते हैं। अर्जुन लिमिटेड टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, है ना, अर्जुन लिमिटेड टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग ऑफ इशूड डिबेंचर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट एजेंसीज, डिबेंचर्स टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अर्जुन लिमिटेड ने ये प्रोजेक्शंस बनाया है बिफोर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, और ये मेरा आगे का पीएनएल बनाया है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट है। क्या है बेटा, प्रोजेक्शन रिपोर्ट है। सेल्स, पीबीडीआईटी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पीबीटी, टैक्स और पीएटी, ये सब डिटेल्स मुझे दिया गया है और बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में देखो अब तुमको कैसे मैच करना है, क्या मैच करना है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैंने तुमको बोला था देखो एक्विजिशन के बाद बुक्स में गुडविल आती है, आई है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा है इन्होंने, है ना, और ये मेरे बुक्स में गुडविल कंटिन्यू की गई है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ अब देखो कैश बैलेंस कैसे आया है, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, तुमको दिखेगा बरोबर, है ना। देखो सर कैश बैलेंस जो है, मेरा कैश बैलेंस कितना है, तुमने बोला था कि हम लोग एक्विजिशन के टाइम 500 करोड़ देंगे, गया 500 करोड़ चला गया, प्लस हमने कुछ तो भी बोला था कि इक्विटी इशू करेंगे 3,500 करोड़ के, वो आ गया, है ना, और डिबेंचर्स इशू करेंगे कितने के, 6,000 करोड़ के, आ गए। बैलेंस शीट सही बनाई है, परफेक्ट है। अब कैश बैलेंस कहाँ से आया है, देखो कैश बैलेंस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट से कैसे आया, अब ये देखो पूरा प्योर पर प्रॉफिट से रिलेट किया है। ये 500 रुपये कैसे आया पता है, ये 500 रुपये तुम्हारा कैश से आया है ना, कैश से आया है। अब वो कैसे आया है मैं तुमको बताऊंगा आगे कि कैसे आया है और एक्सपेंडिचर वगैरह कैसा है ना, तो हर एक चीज आएगा, वो एक पॉइंट के बाद समझ में आएगा। देखो जैसे ये पॉइंट के बाद समझ में आएगा, इधर बोलता है अजम्पशन दिया गया है, कोई भी डिविडेंड पे नहीं गया है, एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, है ना, एनुअल कैपेक्स एक्सपेंडिचर कितना है तुम्हारा, इज नथिंग बट व्हाट, इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अब तुम्हारा कैश बैलेंस मैच करवाता हूं मैं, देखो जो मेरा कैश बैलेंस है, देखो हर साल मेरा, मैं फिक्स असेट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा हूँ, 100 करोड़ का, है ना, 100 करोड़ का। वो कैसे पता पड़ा, 100 करोड़ मतलब विच इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, विच इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, है ना। तो 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ हर साल है ना। तो ये क्या है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उतना ही है। अब बुक्स में मैं फिक्स असेट्स को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा, है ना, तो हर साल में 100 रुपीज इधर ऐड करता हूँ और 100 रुपीज डेप्रिसिएशन का है, 100 रुपीज डेप्रिसिएशन का, इसलिए ये क्या दिख रहा है मुझे, कांस्टेंट दिख रहा है, इसलिए मुझे क्या दिख रहा है, फिक्स असेट कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो तुम्हारा अमाउंट है 10 प्लस तुम्हारा कैश, है ना, 10 प्लस तुम्हारा कैश इज नथिंग बट व्हाट, वो मैच हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल ये 500 मैच हो गया, प्लस 500 प्लस 680, हाउ मच इट कम्स टू 1180, है ना, 1180 प्लस 860 इट कम्स टू 2040, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कम हो गया, यहाँ पे क्यों कम हो गया, प्लीज गिव मी रीजन, सोचो क्या रीजन हो सकता है। यहाँ पे कम हो इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ से रीपेमेंट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से क्या हो गया है, रीपेमेंट स्टार्ट हो चुका है। जो हमने देखा था ऊपर, क्या देखा था कि यहाँ से वो रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। भाई इस तरीके से बैलेंस शीट रीड की जाती है, हर एक चीज बता दिया, बैलेंस शीट कैसे रीड करना तुम्हारे को पता पड़ गया भाई, हर एक चीज पता पड़ गई, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या बोलता है ना, मिक्रा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से है, इन्होंने कहाँ पे असाइन किया है, इन्हें क्रेडिट रेटिंग असाइन किया है AA, है ना, AA इनको असाइन किया गया है ना, टू डिबेंचर इशू, और ये उसका दिया गया है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ओवर ईयर, अगर 1 साल में इतना % है संभावना डिफॉल्ट करने की, 3 साल में इतना और 6 साल में इतना, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। अब सबसे पहला हम क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलता है सबसे पहला कि हमें क्या बनाना है, हमें रिपोर्ट बनाना है, क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट बनाना है। क्या बनाना है, क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। अब देखो सर हमारी मॉड्यूल में जो है ना क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, मैंने एक तुम्हारे लिए बहुत आसान काम कर दिया है, वो ये है, देखो क्या किया पता है तुम्हारे लिए, मैंने ये बना दिया है जहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल में कहाँ पे दिया गया आंसर, केस स्टडी नंबर 1.1 का आंसर यहाँ पे दिया गया मॉड्यूल में। क्या मेरी कंप्लीट गाइडेंस बुक में जो मैं हवा करता था इतनी, है ना, हवाबाजी बोलोगे ना तुम लोग, तो भाई हवाबाजी नहीं है, सच बोलता हूँ तुमको भाई, जो भी मेरी बुक है ना, कंप्लीट गाइडेंस बुक बहुत मेहनत देके बनाई है ना, तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन दिया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पेज नंबर 133 पे, दिस इज द पेज नंबर, है ना, पेज नंबर 133 पे, प्लस इस पे हमने एमसीक्यूज भी बनाए, है ना, तो वहां पे भी हमारे बुक से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया है ना, तो ये वहां से हमें कवर हो जाएगा, और कोई रिमार्क्स है तो यहाँ पे हमने बताया गया है ना। तो दिस इज फॉर केस स्टडी नंबर 1 एंड केस स्टडी नंबर 2, है ना, और ये जो भी है हमारे जो इस फोल्डर में है ना, इस जो मैंने इसके पहले भी बताया था, जो समरी ऑफ केस स्टडीज एंड मॉक टेस्ट पेपर, इसमें हमारा ये अटैच हो जाएगा, इसमें मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है। बाकी के जो भी है मॉक टेस्ट पेपर्स और इन सब का भी मैं धीरे धीरे यहाँ पे पूरा अपडेट कर दूंगा,
ठीक है। तो ये तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज वहां से चेक कर लेना, प्लीज 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 वहां से चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट पे क्या बोलता है। ये वेरी वेरी सिंपल है ना। तो ये जो पार्ट है जो हमारी बुक में है, मैंने देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 6.14, अगर मैं मॉड्यूल में जाके देखता हूँ 6.14 में क्या मुझे मिलता है, क्या 6.14 में क्या मुझे मिलता है, क्या ये पॉइंट्स है ना 6.14। ठीक है, तो देखो 6.14 पे भी वही पॉइंट्स तुमको मिलेंगे देखने को, यू विल फाइंड इट। हाँ ये 6.14 पे भी तुमको यही पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो यही पॉइंट्स को इन्होंने क्या किया है, एलैबोरेट किया है और उसी को केस स्टडी में ढूंढ ढूंढ के समझाया है ना। जैसे कि क्या बोलता है, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर, है ना। तो यहाँ पे देखो स्पॉन्सर इज अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, है ना। तो ये स्पॉन्सर, तो सेम वे यू नीड टू आइडेंटिफाई। देखो अब मैंने एक बार पढ़ लिया ना, एक बार जब मैंने केस स्टडी पढ़ा मेरे को पता है कि किन किन चीजों पे पॉइंट्स पे ध्यान देना था, है ना। मेरे को आंसर सब पता पड़ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जैसे ही मेरे को ये पॉइंट्स पता पड़ गए, है ना, मुझे पता है कि इन सब पॉइंट्स पे मुझे फोकस करना है ना, इन सब पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो मेरे को इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे ये बोलता है 1 मार्क फॉर ईच, है ना, ईच पॉइंट विद 7 मार्क्स, और यहाँ पे बोलता है कि 6 मार्क्स लिखना है, 6 पॉइंट लिखने हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितने पॉइंट, कितने मार्क्स, जितने भी मार्क्स है उतने तुमको पॉइंट्स लिख के आने हैं, जितने भी पॉइंट है उतने उसके तुमको मार्क्स ये लिख के आने हैं, जितने मार्क्स दिए उतने के पॉइंट लिख के आने हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक लाइक डिस्कसिंग इट, है ना। तो ये जो है पॉइंट्स दिए गए उसको सिर्फ एलेबरेट किया है, जैसे हम इंग्लिश में करते थे ना 11th-12th में, वैसे ही उस पॉइंट्स का अंदर का माल मसाला खोज के लेके आना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 1.2 हमें क्या बोलता है, देखते हैं एक सेकंड, है ना। तो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि तुम्हारे को बताना है कि कॉल पुट कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, है ना, और उसका रीजन बताना है। उसका क्या बताना है, रीजन बताना है। सर मैंने एसएफएम में पढ़ा था कि कॉल ऑप्शन में तब लूंगा, है ना, जब मुझे क्या लग रहा है ना, बताओ जब मुझे क्या लग रहा है, व्हेन आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे हमेशा आई वांट टू बेट अपर साइड, है ना, जब मुझे बैटिंग करना रहता है अपर साइड। ठीक है, और पुट ऑप्शन में तब लेता हूं जब डाउनवर्ड बैटिंग होती है। ठीक है, ये चीजें मुझे क्लियर थी। प्लस इसके साथ साथ, है ना, द कॉल ऑप्शन, है ना, जो मैं बोलता हूं कि कॉल ऑप्शन इज ऑलवेज फॉर बैटिंग अपर साइड। मतलब क्या होता है, मैं वो समझा देता हूँ पहले, अपर साइड और लोअर साइड क्या होता है ना। तो सबसे पहला क्या होता है कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है, वो एक चीज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर खरीदने जा रहा हूँ, है ना, मैं बाजार में गया, मुझे शेयर खरीदने जाना है। ठीक है, अब मेरे को, है ना, तुमको 2-3 कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं रिलेट कर देता हूँ, है ना, फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, है ना। ये 2-3 चीजें समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है तुम्हारा क्या, एक होता है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स, है ना। आ सकता है, देखो अब इस हिसाब से पूछ लिया तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। सबसे पहला होता है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स। ठीक है, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में एक बेसिक डिफरेंस है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन द टू पार्टीज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, ऑलवेज बिटवीन द टू पार्टीज। यानी यहाँ पे तुम्हारा बीएससी एनएसी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, बीएससी एनएसी नहीं रहेगा। बट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बीएससी एनएसी के साथ होता है ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम जनरली करते हैं बैंक्स वगैरह के साथ। ठीक है, अब सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें शेयर कैसे काम करते हैं वो समझाता हूँ, फिर फॉरवर्ड पे समझाऊंगा और बाकी चीजें फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बताओ शेयर मार्केट कैसे काम होता है। शेयर मार्केट में क्या करते हो तुम लोग, शेयर्स बाय करते हो, तुम्हें लगता है शेयर बढ़ने वाला है, तुम खरीद लेते हो। ठीक है, अब जब बाय बढ़ जाता है तुम उसे सेल कर देते हो, प्रॉफिट गेन कर लेते हो। ठीक है, बट मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मेरे पास भाई इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आई वॉन्ट टू प्ले ऑन अ डिफरेंशियल अमाउंट, आई वॉन्ट टू प्ले ऑन अ डिफरेंशियल अमाउंट। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मतलब मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं सट्टा खेल रहा हूँ। मैं सट्टा खेलता हूँ, क्या क्या खेलता हूँ, मैं और मेरा एक दोस्त, है ना, मैं और मेरा एक दोस्त राजू, है ना, मैं और मेरा एक दोस्त राजू ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने बोला कि भाई अगर शेयर मार्केट 150 रुपए से एक पॉइंट ऊपर गया, है ना, मतलब कि अगर 150 से 151 पे पहुंच गया तो मैं तेरे को जितना भी 1 रुपए बढ़ेगा उसपे मैं तेरे को पर 1 रुपीज 10,000 रुपीज दूंगा। मतलब कि जितना भी पॉइंट मूव होगा उतने पे आई पे यू 10,000 बक्स। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, F प्लस कर दिया, है ना। मैंने उसको क्या कर दिया, नहीं सॉरी, है ना, मैंने उसको क्या कर लिया, मैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, है ना, मैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, है ना। मतलब ही अगर बढ़ेगा तो मुझे उससे देना पड़ेगा और गिरेगा तो मुझे उससे लेना पड़ेगा, है ना, गिरेगा तो मुझे उससे लेने का हक है।
तो ठीक है, जब गिरेगा तो F माइनस हो गया और F प्लस उसके लिए हो गया, है ना। तो अभी F प्लस F माइनस जाने दो, है ना, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज कि अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो मुझे पैसा उससे क्या देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई 151 से गिरेगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि 151 से गिर जाएगा। तो 151 से अगर गिर जाएगा तो मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा उसको, अगर मान लो गिर गया तो मुझे क्या होगा, पैसा मिलेगा, करेक्ट। अगर बढ़ गया तो मुझे उसे देना पड़ेगा। दिस इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बट इसमें क्या होता है, शेयर्स का हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल पे काम कर रहे हैं। हम डिफरेंशियल पे काम कर रहे हैं, 1 रुपए 2 रुपए बढ़ा तो उतने डिफरेंस का पैसा हमें दे दे या हमसे ले ले, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट काम करता है। एंड दूसरा आता है, दिस इज द प्योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क की ये है कि भाई मान लो कि अगर 150 से 145 आ गया, है ना, 150 से 145 आ गया तो राजू को मेरे को कितना रुपया देना पड़ेगा, 50,000 रुपया देना पड़ेगा, और मेरा तो बढ़िया 50,000 का फायदा हो गया। बट मान लो कि अगर 150 से 170 हो गया तो मेरे को तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सर, 20 इंटू 10,000, 20 इंटू 10,000 विच कम्स टू 2 लाख रुपीज। सर इतना ज्यादा, भाई इतना ज्यादा रिस्क है, इतना ज्यादा रिस्क है साहब, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। किसमें, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में, है ना। तो ये फ्यूचर्स फॉरवर्ड बहुत से होते हैं, कमोडिटीज के होते हैं, हर एक चीज के होते हैं, है ना। तो फ्यूचर फॉरवर्ड में साहब रिस्क है। तो अब ये रिस्क को कम करने के लिए जन्म हुआ है ऑप्शंस, और किसका, ऑप्शंस का जन्म हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉल पुट ऑप्शंस, है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, कॉल पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब कॉल पुट ऑप्शंस में क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास एक प्रीमियम अमाउंट आ जाए, तुम्हारे पास एक प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा, तुमने इतना प्रीमियम दे दिया, अब तुम एक अपसाइड बेटिंग कर लो या तो डाउन साइड बेटिंग कर लो, या तो तुम क्या कर लो, अपसाइड बेटिंग कर लो या तो डाउन साइड बेटिंग कर लो। फॉर एग्जांपल लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट में क्या करते हो तुम, सर मान लो लॉटरी टिकट में तुमने 20 रुपए दिया, 20 रुपए दिया, अब 20 रुपए तो गया ना, 20 रुपए डूब गया, अगर लगी तो माला माल, लगी तो माला माल, नहीं लगी तो जय श्री राम, समझ रहे हो, लगी तो माला माल और नहीं लगी तो जय श्री राम, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलपुट में होता है। कॉलपुट में क्या होता है, इट्स मोर लाइक अ लॉटरी टिकट, है ना। एंड फ्यूचर फॉरवर्ड में क्या होता है कि यू प्ले विद अ लार्ज लम्स अमाउंट, जहां पे ज्यादा रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनने क्यों बोला है कॉलपुट के बारे में, क्योंकि अगर देखो कॉलपुट के बारे में इन्होंने इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे दे वांट टू हेज द रिस्क, है ना। जो भी मैनेजर्स रहते हैं या जिनको भी है, इन्हें रिस्क को कम करना है ना। इसलिए यहाँ पे लोग ने बात कर लिया किस चीज का, कॉल एंड पुट ऑप्शंस का बात किया हुआ है ना। एक सेकंड को, ठीक है। तो कॉल एंड पुट का यहाँ पे लोग ने बात किया हुआ है। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में से दोनों में से कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, दोनों में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, दैट इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरे को किस में फायदा हो रहा है, मेरे को किस में फायदा हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे कॉल इज नथिंग बट व्हाट राइट टू बाय एंड पुट इज नथिंग बट व्हाट राइट टू सेल। अब देखो सर, सिंपल सा लॉजिक लगाता हूं कि भाई जब बाजार में रेट तुमको 11% ब्याज मिल रहा है, बाजार में तुम्हें 11% ब्याज मिल रहा है और ये मेरी कंपनी 8% ब्याज दे रही है, तुम क्या करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे साहब। मैं तो बेचूंगा, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो इसको बेच के बाजार से जाके खरीदूंगा, मैं तो इसे बेच के बाजार से जाके खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को 8% नहीं कमाना, मेरे को 11 कमाना है साहब। तो मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। तो वही दिया गया है स्टैंडर्ड आंसर में भी कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। एक से ना, हमें क्या करना चाहिए वही बोल रहा है ना। देखो क्या बोलता है, द इन्वेस्टर्स विल एक्सरसाइज व्हाट, पुट ऑप्शंस। इन्वेस्टर्स क्यों एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इसे बेच के वो ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। सर अब इससे कंपनी को रिस्क क्या होगा, अगर बाजार में रेट बढ़ गया ना, तो सबसे पहले तुम सोचो कि कंपनी को पैसा रीपे करना पड़ जाएगा, कंपनी को लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा साहब, वही बोला गया है। और दूसरा बोलता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों, क्योंकि भाई जब लोग तुम्हारे पास आएंगे कि भाई ले लो 8% की हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्योंकि हमें बाजार में 11% की मिल रही है, तो कंपनी को अब 8% में खरीदने वाला कोई बकरा नहीं मिलेगा, तो कंपनी को खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, सॉरी कंपनी को बेचना पड़ेगा कितने परसेंट में, 11% में। कितने परसेंट में, 11% में उसे अब बेचना पड़ेगा, वही बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दो रिस्क है, रिस्क के बारे में बोला गया है, एक एक मार्क उस पर मिलेगा और यहाँ पे तुम्हें कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है उस पर ज्ञान देना है, ठीक है।
कॉल पुट ऑप्शंस जिनको एसएफएम में किए होंगे काफी डिटेल में, उन्हें काफी अच्छे से पता होगा ना, सी प्लस सी माइनस पी प्लस पी माइनस, है ना, काफी किए होंगे, है ना, तो वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वहां पे। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालना है, उसके साथ साथ हमें कंसिडर करना है दो चीजें, ओपनिंग कैश बैलेंस और फ्री कैश फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ओपनिंग कैश बैलेंस और फ्री कैश फ्लो। उसके पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, जो मैंने बताया है। सबसे पहले देखो क्या बोलता है, मैंने नहीं बनाया, फॉर्मूला पहले से ही बना हुआ है ना। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट प्लस इंटरेस्ट। ये कहां पे दिया गया है तुम्हारे बुक में, है ना, तुम्हारे लिए काम बहुत आसान किया गया है। कहां पे दिया गया है, 6.31। हमने इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था, 145 पेज नंबर हमारी बुक पे, है ना। और ये मैंने बताया था, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज ऑलवेज हायर द बेटर, जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो सर, अगर मेरे पास प्रॉफिट का ज्यादा पैसा है ना, प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा है ना, तो मेरे को रिस्क कम है ना, मेरे को क्या है, रिस्क कम है। ठीक है। अब फ्री कैश फ्लो में, जब भी हम फ्री कैश फ्लो निकालते हैं, तो उसमें हमें दो चीजों का ध्यान में रखना है इस केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली। सबसे पहला तुम्हें हटाना पड़ेगा क्या, रिमूवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एंड चेंज इन नॉन कैश, चेंज इन व्हाट, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, है ना, ये तुम्हें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बोली गई है और ये इसका फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो का, है ना। ये अगर तुमने एसएफएम में पढ़ा होगा, है ना, ये एसएफएम में पढ़ा होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए प्लीज ध्यान में रख लो कि जब भी हम फ्री कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ये तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, वो हटाना पड़ेगा, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर, है ना, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल हमें हटाना है, उसका चेंज। ठीक है, तो लेट्स सी द केस स्टडीज, इसको उन्होंने कैसे सॉल्व किया है ना। तो सबसे पहला, अब देखो, सबसे पहला मेरे को क्या लेना है, पीएटी लेना है ना। मैं तुमको ऑल टैप कर करके समझा दूंगा, है ना, विच विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहला मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है। देखो सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, है ना। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 23। 3 साल का क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इन 3 साल में मेरे डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है, मैं तुम्हारा टाइम बचाने के लिए इंस्टीट्यूट केस से सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। पीएटी सर, पीएटी से मेरा मैच हो गया है, लास्ट 3 नंबर्स, है ना, मेरे मैच हो चुके हैं। फिर उसके बाद मुझे क्या लेना है, उसके बाद मुझे लेना है डेप्रिसिएशन के भी नंबर्स मेरे मैच हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन के भी नंबर्स मेरे मैच हो चुके हैं, 100 तीसरा उसके बाद लिया है इन्होंने इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट के भी नंबर मैच हो चुके हैं, 480, 320 एंड लास्ट इज 160। सर इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि डिबेंचर्स रीपे होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा डिबेंचर्स कम हो रहा है। सब चीजें सोचनी पड़ती है। ठीक है, अब ये लेस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था फ्री कैश फ्लो निकालना है। क्या निकालना है, फ्री कैश फ्लो निकालना है। क्या निकालना है, फ्री कैश फ्लो निकालना है, इसलिए माइनस कर रहा है, विच इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन के अमाउंट से मैच हो रहा है। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था लेस इंक्रीमेंटल, है ना, लेस इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। इंक्रीमेंटल क्यों बोल रहा है ना, विच इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो क्या होना चाहिए, नॉन कैश होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए, नॉन कैश होना चाहिए। लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बट कैश नको, कैश नहीं लेने का। तो ठीक है, चलो सब अपने अपने कैलकुलेट उठाओ फटाफट। अब देखो सर, लास्ट 3 इयर्स के, है ना, लास्ट 3 इयर्स के रिसीवेबल में देखो, इन दोनों का टोटल लो, है ना, 3600 प्लस 1300 माइनस 2900 कितना आ रहा है ना। हमें क्या लेना है, चेंज लेना है, हमें क्या लेना है, चेंज निकालना है ना। ये दोनों का सम लो और इससे माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है चेंज। आई थिंक 0 आना चाहिए, चलो करके देखते हैं। 3500 प्लस 1200 कितना आ रहा है, 4700 माइनस 2700 कितना आ रहा है, 2000। ठीक है, आगे बोलता है 3600 प्लस 1300 माइनस 2900 आ रहा है 2000। चेंज क्या है, 0। सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट द चेंज, है ना। तो सेम इसका कैसे निकालोगे, है ना, इन दोनों को ऐड करो, इससे माइनस करो और इसका चेंज निकाल लो, डेल्टा निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल इज 0। ठीक है, प्लस मेरे को ओपनिंग कैश लेना है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, देखते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, है ना। तो ओपनिंग कैश बैलेंस मुझे कितना लेना है, ठीक है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस इज नथिंग बट व्हाट, प्रीवियस टाइम का क्लोजिंग इज नथिंग बट व्हाट करंट टाइम का ओपनिंग, है ना। तो ये मैंने तीनों बैलेंस उठा लिए हैं। प्रीवियस टाइम का क्लोजिंग इज नथिंग बट व्हाट, करंट टाइम का ओपनिंग मैंने उठा लिए हैं, है ना। तो ये सेम नंबर्स हमने उठा लिए हैं। सॉरी, कोरोना नहीं है भाई, टेंशन मतलब, है ना। अब इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी, है ना। तो इंटरेस्ट का मेरा बोला गया कितना दिया गया है, इधर देख लेते हैं। इंटरेस्ट मेरा कितना दिया गया है, 480, 320, 160,
है ना, 480, 320, 160 और डिबेंचर रिडम्पशन मेरे को तो पता था 2000, 2000, 2000। इस प्रकार से मैंने ये निकाल लिया है। अब ये रेशियो कैसे आ गया, A/B, इसमें हमने बोला गया है हायर द बेटर। अब जिसका लोअर रहा उस टाइम में हमें लगेगा कि कंपनी के डिफॉल्ट की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखो वही बोला है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 वेयर द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज मिनिमम अमॉन्ग ऑल, है ना, जहाँ पे कमती रहेगा वहां पे मेरा रिस्क ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। क्वेश्चन काफी बढ़िया बनाया गया था, है ना। आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये डायरेक्टली तुम्हें बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जिनका SFM नहीं किया होगा, बट जिन्होंने किया है उनके लिए तो चुटकी भर है ना। और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, प्रोवाइडेड तुम्हारा SFM का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो, है ना। आई थिंक ये सिक्योरिटाइजेशन या कहीं से तो भी दिया गया है ना, तो वहां से क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो काफी लोग मिस आउट कर देते हैं, फ्री कैश फ्लो में अगर ये मिस आउट कर देते तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। और ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू फोकस ऑन इन, कंक्लूजन पे 1.5 मार्क्स दिया गया है, 1.5 मार्क्स कंक्लूजन पे दिया गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज पोर्शन, वेरी वेरी इजी पार्ट, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन अब देखो क्या बोलता है अर्जुन लिमिटेड असेसमेंट दैट, है ना, Arjun Limited's assessment that the new product portfolio will help them to achieve long term desired growth carries which type of risk, कौन सा रिस्क है साहब बताओ, कौन सा रिस्क है साहब बताओ, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, सोचो कैसे निकालेंगे। क्यों भाई, अब देखो इधर क्या हो रहा था, तुम्हें पता है ये एक्वायर कर रहा था, है ना, ये धंधे को एक्वायर कर रहा था, है ना। तो ऑपरेशनल रिस्क तो नहीं होगा, पीपल प्रोसेस सिस्टम नहीं है ना। असम्पशन भाई, अजम्पशन क्या ले रहा है, स्ट्रेटेजिक रिस्क लग रहा है सर मुझे। और मॉडल रिस्क, सर मॉडल रिस्क क्या होता है, देखो उसका भी इलाज है, अपन ने इधर लिख के रखा है। मॉडल रिस्क कब होता है, जनरली व्हेन यू डोंट हैव अ इनसफिशिएंट फंड और मॉडल तुम्हारा काम नहीं कर रहा है ना। देखो क्या बोलता है, तो वही बोल रहा है कि मॉडल तुम्हारा काम नहीं करता है, इनसफिशिएंट और इनएक्यूरेट मॉडल्स है ना, तो उस वजह से तुम्हारे को मॉडल रिस्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो क्या बोलता है आगे, एबीसी लिमिटेड, है ना, म्यूचुअल फंड इज लाइकली टू फेस द फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, सब्सक्राइबिंग टू द इशू ऑफ लिस्टेड डिबेंचर्स, है ना। अब सर इसमें कौन सा रिस्क है, ये तो कॉमन सेंस के बेस पे है ना, बहुत ही इजी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से उसको रिस्क फेस होंगे, एक्सेप्ट वन मतलब इसके अलावा, है ना। देखो तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो भाई अब उसको रिपेमेंट वगैरह का है तो क्रेडिट रिस्क तो आएगा ही, इंटरेस्ट रिस्क आएगा ही, और मार्केट रिस्क तो बाप ही है सबका, तो वो तो आएगा ही। बचता है तुम्हारा ऑपरेशनल रिस्क, पीपल प्रोसेस से नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, क्रेडिट रेटिंग, है ना। क्रेडिट रेटिंग हमने बोला था इसको कौन सा क्रेडिट रेटिंग असाइन है, AA असाइन है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से, है ना। हाई सेफ्टी, सर इसके लिए हमने कहाँ से निकाला है, देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है, तुम्हारे टेंशन नहीं लेने का भाई, सब किया है तुम्हारे लिए, है ना, सब किया है ना। तो यहाँ पे चले जाने का, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्या बोलता है भाई, बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्पून फीडिंग करा रहा हूँ, सही में मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो प्लीज जिनको जम गया है वो लोग वीडियो बंद करो और जाओ सॉल्व करो खुद से, और क्या, है ना, खुद से सॉल्व करो बैठ के। अब देखो ये भी आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या बोलता है, गिवन अ लॉन्ग टर्म, है ना। तो ये यार कर लेना यार ये भी, और ये 1.8 तो बहुत पांचट है, 1.8 तो बहुत ही ज्यादा पांचट है। देखो बट इसमें ना थोड़ा सा तुमको दिमाग लगा के करना है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन और इंटरेस्ट रेट का क्यों है, बिकॉज देखो क्या बोलता है, कंपनी डिसाइड्स टू इशू, है ना, डिसाइड्स टू इशू व्हाट फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन बॉन्ड्स, है ना, बाहर पे इशू करेंगी, है ना। इट विल बी एक्सपोजिंग टू इटसेल्फ टू, है ना सर। तो अगर फॉरेन करेंसी अगर बाहर इशू कर रही है तो करेंसी रिस्क तो आएगा ही आएगा, है ना। और उसको बेनिफिट क्या होगा कि उसे कमती रेट पे लोन मिल जाएगा, कम रेट पे लोन मिल जाएगा, है ना, जो उसका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी कॉमन, है ना। अब ये सब चीजें देखो क्लियर कट समझ में आता है, कंट्री रिस्क नहीं होगा, विच इसमें आप सिलेक्ट बेस्ट, है ना, सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ अमंग द ऑल, वो तुमको करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू द केस स्टडी नंबर 2। बहुत बढ़िया केस स्टडी है, मजेदार केस स्टडी है, मजा आएगा देख के, ठीक है। साहब केस स्टडी 2 में तो मजा आ गया मेरे को भाई, क्यों, क्योंकि ये है ना क्वेश्चन साला हमारी बुक से ही आ गया डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलो। मैंने जो केस स्टडी डाला था बच्चों के लिए कोविड-19 का, है ना, कंप्लीट गाइडेंस बुक में, तो वहीं से उन्होंने इनडायरेक्टली पिकअप कर लिया और पूछ लिया कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क व्हिच इज फेस्ड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कोविड और पेंडेमिक, है ना। तो वही पूछ लिया, देखो सबसे पहले क्या बोलता है, मस्त क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है ना। तो इसमें अगर सिलेक्ट करना रहता ना तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर जो स्किप करता ना उसका सबसे बड़ा गलती होता, मतलब 5 आउट ऑफ 4 के स्टडी यू नीड टू सॉल्व, इफ यू स्किप द क्वेश्चन के स्टडी 2 दिस इज नॉट अ गुड जजमेंट बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग के स्टडी। देखो क्या बोलता है,
एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क है ना फेस्ड, है ना फेस बाय XYZ लिमिटेड इज, है ना XYZ लिमिटेड ने जो भी फेस किया है अपार्ट फ्रॉम पेंडेमिक सिचुएशन, वो तुम्हें बताना है। इन व्हाट वेज ERM, है ना, इसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ कर दिया है। ERM कैन बी क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ द अबव केस स्टडी, ये तुम्हें बताना है। आगे अकॉर्डिंग टू द पॉल हॉकिंस रिस्क इज डिवाइडेड इन व्हाट कैटेगरी, सर ये तो मुझे पता है, चैप्टर नंबर 1, ये मुझे ERM से लग रहा है, और चैप्टर नंबर 1 में भी दिया गया कुछ ERM के बारे में, है ना। एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ अबव केस स्टडी, ठीक है, तो ये हमें बताना है। चलो केस स्टडी पढ़ते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्या बोलता है, XYZ Limited is an airline company in India. It is only company whose books was positive till last quarter in terms of profit. ये genuine case study है, मतलब सही में ऐसा हुआ है ना। Cash flow was positive and was building cash reserve to face any challenges. Its shares price was at highest, है ना, एकदम बढ़िया था, सब बढ़िया था, कंपनी चकाचक थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई था, है ना। इट वॉज फुल सर्विस नेटवर्क कैरिंग ऑपरेटिंग डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, दोनों जगह काम कर रही थी। बट ड्यू टू हैवी डिमांड एंड एयरलाइन ट्रैफिक एंड ओल्ड एयरक्राफ्ट इट हैज ऑर्डर्ड न्यू एयरक्राफ्ट, है ना, और उसके एयरक्राफ्ट खराब थे, उसने नए एयरक्राफ्ट रिप्लेस करने की कोशिश की, है ना, विद न्यू वंस। एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया, पैसा बोरो किया फॉर, है ना, फॉर विच, जिसमें ये लोग पे करेंगे अमाउंट ऑन इंस्टॉलमेंट, है ना। सडनली देयर इज a rise in a pandemic situation of a virus in a country and across the globe, where the virus has infected millions of people across the globe and taken a death of almost lakh of people. देयर वॉज नो मेडिसिन, है ना। अरे कोविड की बात कर रहा है क्या, हाँ कोविड की बात कर रहा है ना। आगे क्या बोलता है, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वायरस द ऑल एयरलाइन वॉज शट एंड रिमेन शट, सच्ची बात है। एंड ड्यूरिंग द 3 पीरियड द एयरलाइन कंपनी द रेवेन्यू वॉज ऑलमोस्ट नल, है ना, सर एकदम नुकसान में, रेवेन्यू जीरो था, है ना। टू इनकर अ ह्यूज लॉस, है ना, इनकर अ ह्यूज कॉस्ट ऑन अ सैलरी पेमेंट एंड द शेयर प्राइस वॉज सडनली टू 40% गिर गया। इट हैज डाउनसाइज द टीम एम्प्लॉइज, है ना, सर सब कुछ करना पड़ा, एंड डिले इन द पेमेंट ऑफ द स्टाफ मेंटेनेंस, और ये सब हो गया। हाउएवर ड्यू टू द डाउनसाइजिंग मेनी टैलेंटेड एम्प्लॉइज लेफ्ट द कंपनी, change in the structure of employee salary with 30% variable and balance fixed, and gave the employees leave without pay, है ना, give an employee leave without pay, ठीक है। Also all the recoverables amount from the customers remained outstanding and it is financing a cash crunch, सर पैसा नहीं है सर, लिक्विडिटी इशू लग रहा है, मतलब टाइप ऑफ रिस्क में लिक्विडिटी आएगा। रिस्क के बारे में सोचते जाना है जब तुम ये केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का बात कर लिया है। But generally first time when you're reading it the things doesn't come to your mind, so for that you need to read the case study again, है ना, तो वो फटाफट हो जाता है। फर्स्ट टाइम यू नो कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे है, क्या क्या बोल रहा है, किस चीज के बारे में टॉक कर रहा है, अब मुझे पता है। सेकंड टाइम में तुम्हें क्या करना है, टाइप ऑफ रिस्क पे तुम्हें ढूंढना है, फटाफट हो जाता है वो, है ना। बट फर्स्ट एटलीस्ट यू शुड रीड अ केस स्टडी ट्वाइस, वन वेरी सीरियसली एंड सेकंड टाइम यू नीड टू फोकस ऑन द आंसर्स पर्सपेक्टिव, आंसर के पर्सपेक्टिव से ढूंढना है अभी, है ना, सेकंड टाइम जब पढ़ते हैं। Now after 3 months the airlines has started working, 3 अभी चालू हुआ है। However it is going to take a couple of years, है ना, to come back with the 50% of what they were before, है ना, before the spread of pandemic, both domestic and international operations. If you recall the previous 9/11, है ना, 9/11 में जब हुआ था, and what happens, है ना, subsequent to that it took a lot of time for aviation industry to come back, बहुत टाइम लगा था और दिक्कत हो गई थी, है ना। It is not only how fast XYZ, है ना, XYZ starts its normal operation, but even after that, है ना, visas are not allowed and travel is not allowed, है ना, तो बहुत दिक्कत है। even after it were allowed, है ना, there was, है ना, मतलब बोल रहा है कि वीजास अलाउड नहीं है, तो सर तुमको यहाँ पे, है ना, पूरे रिस्क के बारे में सोचना है कि उसका बिजनेस लॉस हो रहा है, उसका उधारी पैसा नहीं मिल रहा है, उसे रिकवरी नहीं हो रही है ना। और क्या बोलता है, विच वॉज नॉट अलाउड एंड देयर विल बी एन एप्रीहेंशन एंड द फर्स्ट इट इज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। विल पीपल ट्रेवल, अब देखो वही पूछता है कि क्या लोग ट्रेवल करेंगे, है ना, द आंसर इज क्लियरली नो, है ना, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत टाइम लगेगा। एंड द क्वेश्चन, है ना, तो डिस्ट्रप्शन को रिकवर करने में काफी समय लगेगा। ऑल्सो द प्लेन ऑन द ग्राउंड कॉस्ट द एयरलाइन कंपनी विद एनॉर्मसली विद 50% of them have been taken on a lease, है ना, पर बहुत उधारी है और लीज में लिया है। So even while they are on a ground and the lease rentals are being paid, it is not only employees who are being unproductive but also the machines, है ना, employees के साथ साथ machines भी unproductive है, सर यूज पे नहीं आ रही है। both men and machines are taking heavy toll, सर दर्द ही दर्द है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। now when the flights are put back into operations, the concept of social distancing is imposed by the government. गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग लगा दिया। अब देखो क्या बोलते हैं, only 1/3 of the capacity and due
है ना, ड्यू टू इट फेयर्स आर वेरी हाई टू सस्टेन द ऑपरेशंस। फेयर्स हाई रखा है क्योंकि हम सस्टेन कर पाए बाजार में, है ना। तो वही बोल रहा है, अब इंडिया पुराने सिचुएशन में पहुंच गया है 1940 और 1950 के, पूरा ज्ञानबाजी किया है, ये हुआ है, दर्द ही दर्द बता रहा है ना। और वही बोल रहा है कि एनालिस्ट बोलते हैं 5 से 6 साल लगेंगे, है ना। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स which came due to this pandemic situation that lot of people have been find alternative ways, है ना, अलग 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 मीन्स ढूंढ लिए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिसकी मदद से क्या होगा कि अभी कोई ये यूज नहीं करेगा। मैं केस स्टडी क्यों समझा रहा था, क्योंकि इधर एमसीक्यूज में है ना एक दो चीजें हैं, ये वाला एमसीक्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी वेरी वेल, है ना। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिस्क ड्यू टू द पेंडेमिक, सर आप बोले आपकी बुक में था, हाँ भाई मेरी बुक में था, देखते हैं कहाँ पे था, केस स्टडी 2, है ना, केस स्टडी पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में हमने डाला हुआ था, देख लेते हैं हमारी बुक में है कि नहीं। पेज नंबर 44 पे मूव करते हैं, लेट्स सी। बाप रे, आगे आगे क्या 44 पे आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा। हाँ, शुरू में वो इंडेक्स लगाए ना, इसलिए पेज थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पेज नंबर 44 पे हमने डाला हुआ है कोविड के बारे में, लेट्स सी, है ना। देखो, इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, है ना, हमने बोला हुआ है ना। तो कोविड की वजह से क्या क्या रिस्क है वो सब हमने लिखा हुआ है। लेट्स सी द कंपेयर विद द इंस्टीट्यूट आंसर, इंस्टीट्यूट ने कहाँ पे क्या बोला गया है, उनसे भी कंपेयर कर लेते हैं। आंसर्स कहाँ खुले हुए हैं, है ना, आंसर्स कहाँ खुले हुए हैं, आंसर्स खुले हुए हैं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ आंसर्स नीचे है, बस नीचे थी। सबसे पहले क्या बोलता है, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, है ना। तो टाइप ऑफ रिस्क तो मैंने आइडेंटिफाई करके दे ही दिए थे तुमको बुक में। ओनली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिलेट विद द केस स्टडी, है ना। जैसे तीन तीन महीना बंद था, है ना, लिक्विडिटी नहीं है, वो तो दिख ही रहा था यार, है ना। तो क्लियरली यू नीड टू पॉइंट इट आउट, और ये सब रिस्क तुमको हमारी बुक में मिल जाएंगे, जैसे लिक्विडिटी रिस्क, है ना, क्रेडिट रिस्क बोला गया है ना, अपॉर्चुनिटी रिस्क तो नहीं है, कंट्री रिस्क के बारे में, है ना। तो ये सब पूरे एक ब्रीफ में पढ़ लेना, और इससे यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि कौन कौन से तुम्हारे रिस्क थे विच यू कैन रिलेट टू दिस केस स्टडीज, है ना। लास्ट के 2 हमारी बुक में नहीं है ना, स्टाफिंग और टेक्नोलॉजी रिस्क, बाकी सब तुमको मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज 1 मार्क फॉर ईच आंसर, है ना, दिया गया है। नेक्स्ट आता है ऊपर, क्या बोलता है, बोलता है कि नेक्स्ट था हमारा, व्हाट आर द वेज इन विच एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड, है ना। ईआरएम के बारे में बोला गया है, ईआरएम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ अ केस स्टडीज। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया पता है, इन्होंने ईआरएम के एडवांटेजेस को भैया क्लासिफाई कर दिए हैं। एक्चुअल में ईआरएम के जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है ना, विच इज बेस्ड ऑन 1.11, है ना, जो 1.11 पे दिया गया है, उसके बेसिस पे वहां पे क्लियरली लिखा गया है ना, 3 प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है उस पे दिया गया है। बट इंस्टीट्यूट ने 8.2 पे जो एडवांटेजेस दिए ना, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है। अब इसको क्या करना आई डोंट नो, विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस विद इंस्टीट्यूट, है ना, विल ऑल्सो राइट द मेल, लेट्स सी व्हाट आईसीआई रिप्लाइज। बट आंसर शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट 1.11, है ना, जो यहाँ पे तुम्हारे क्लासिफिकेशन दिया गया है, टेल यू कि कहाँ पे दिया गया है 1.11 में, एंड में ही दिया गया है 1.11 में कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए, है ना। बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, एडवांटेजेस को पिकअप कर लिया है इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप व्हाट क्लासिफिकेशन। तो कहाँ गया भाई 1.11 ना, देखो क्या बोलता है। तो यहाँ तो भाई ये सब है, एग्जाम में यू नीड टू बी वेरी वेरी फास्ट, है ना, व्हेन यू आर डूइंग इट। दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन फाइंड द थिंग्स वेरी इजीली, है ना, बट इन एग्जाम हॉल यू नीड टू फाइंड द थिंग्स वेरी वेरी फास्ट, है ना। तो वहाँ पे तुमको ये सब चीज़ों का ध्यान में देना है। तो क्लियरली बोला गया है ना, ईआरएम रिस्क इज ब्रॉडली क्लासिफाइड, है ना, एज पर ईआरएम स्टेट दैट रिस्क इज ब्रॉडली क्लासिफाइड। ये इंस्टीट्यूट ने नहीं पकड़ा है, उसके अलावा उन्होंने कुछ और ही पकड़ लिया है ना। तो जो तुम्हारा चैप्टर 8 पे एडवांटेजेस था ना, उसको उन्होंने पिकअप कर लिया है। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट आईसीआई गिव्स द जजमेंट, और वो डायरेक्टली उन्होंने पिकअप किया और उसको एक्सप्लेन किया है, विच इज वेरी वेरी इजी, है ना। तो आंसर भी दिखा देता हूँ, लेता हूँ, है ना। तो क्या किया है इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने देखो ये एडवांटेजेस उठा लिया है ना, ये जो एडवांटेजेस है वो उठा लिए हैं, एडवांटेजेस पे बात कर ली है पूरा, चैप्टर 8 पे तुम्हें दिखेगा, है ना। तो ये पूरे एडवांटेजेस पे बुला है, बट विच आइडियली आईसीआई शुड नॉट डू दिस, है ना। लेट्स सी व्हाट आईसीआई रिप्लाइज,
आखिरी में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द पॉल हॉकिंस के बारे में तुम्हें बताना है। पॉल हॉकिंस में जो उन्होंने बताया था रिस्क के बारे में 3 मार्क का है ना। तो सिंपल है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस इसमें इन्होंने क्या किया है, एंड में यू नीड टू रिलेट इट, है ना। एंड में जो कोविड को रिलेट किया है ना, कोविड को जो बोला गया है इज अ कंट्रोल रिस्क, है ना। कंट्रोल रिस्क बोला गया है क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है ना। इस वजह से इसे कहा क्या बोला गया है, कंट्रोल रिस्क बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस स्टडी 2 खत्म होती है और इसके साथ साथ एमसीक्यूज देखते हैं। XYZ इज फेसिंग व्हाट टाइप ऑफ रिस्क। अब ये भैया बहुत ही गजब काम किया इंस्टीट्यूट ने, बताऊं क्या। अब बोलता है कौन सा रिस्क फेस हो रहा है, भाई सभी रिस्क फेस हो रहे हैं, है ना। ये भी फेस है, ये भी फेस है, सभी है ना। बट मेजर जो अगर एकदम फोकस करके देखूं तो अनकंट्रोलेबल रिस्क है। बट रिस्क तो सभी है, तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। बट इन्होंने क्या लिख दिया है कि अनकंट्रोलेबल रिस्क। पता नहीं भाई क्यों, है ना। बट अगर मैं एकदम फोकस करके सोचूं कि भाई कौन सा रिस्क एकदम ज्यादा है, विच इज अनकंट्रोलेबल रिस्क। बट आइडियली आंसर्स ऑल आर करेक्ट, सभी आंसर्स करेक्ट है। पता नहीं ये गलत किया इंस्टीट्यूट ने। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क, तो ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। द रीजन इज कि अब जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया, है ना, मैंने ये सब रिस्क लिखा होगा, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, दिख ही रहा था क्लियर कट, है ना। तो मेरे को ऐसा लगेगा यार मैंने लिक्विडिटी रिस्क लिखा है, मेरा आंसर गलत है, मैं बच्चा काट के आ जाएगा। बट आइडियली दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू शुड नॉट बी गिवन, है ना। तो गलत है इंस्टीट्यूट के साइड से, बट ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, है ना, तो विच यू कैन सॉल्व इट। आगे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया है ना। यहाँ पे अगर तुमको दिक्कत हो रही होगी ढूंढने में, है ना, तो मैंने मेरे शीट में लिखा हुआ है ना, तो विच यू कैन इजीली फाइंड इट। अब इसमें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, है ना। क्लियर कट है कि ये तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना, इसको बोलता है फाइनेंशियल रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंस कौन सा रहेगा, है ना। तो इन्होंने कैटास्ट्रॉफिक इसलिए बोला है क्योंकि देखो कितना उन्होंने बोला था कि भाई ये रिस्क है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मतलब ही ये बोल रहे हैं कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, दिक्कत बहुत क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ह्यूज इम्पैक्ट है। इस वजह से इंस्टीट्यूट ने इसे सिलेक्ट किया है कैटास्ट्रॉफिक, है ना। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इज अगेन वेरी इजी, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, ये तो जेन्युइन है, तो ऑल ऑफ द अबव सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल एंड द डिस्कशन फॉर केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा केस स्टडी 3, 4 एंड 5 पे, ठीक है। तो आई होप तुम लोग केस स्टडीज अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, और जो जो पॉइंट्स पे आई हैव सेड दैट यू नीड टू फोकस ऑन, प्लीज फोकस ऑन दैट पॉइंट्स, एंड इट्स बेटर यू सॉल्व द केस स्टडी ऑन योर ओन। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं इतना डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर करवा दो करवा दो करवा दो। भाई डिटेल डिस्कशन इज नेवर गोना हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी, अनलेस एंड अनटिल यू डू ऑन योर ओन, बिकॉज दिस इज द थिंग विच you do on your own, it's better for you to score, because एग्जाम हॉल में ये केस स्टडी थोड़ी रिपीट होगी। बच्चे भी पूछते सर केस स्टडी रिपीट होगी क्या, मैं बोला भाई सीबीटी थोड़ी है, बीकॉम थोड़ी है जो रिपीट होगी, है ना। तो एवरी टाइम यू विल फेस द न्यू केस स्टडीज, सो बेटर यू अप्लाई योर माइंड एंड ट्राई टू सॉल्व न्यू केस स्टडीज, है ना, नई नई केस स्टडीज सॉल्व करो। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से, दबा के पढ़ो, टेंशन वेंशन लेने का नहीं लाइफ में, है ना। तो पास करना है, पढ़ना है, 80+ लाना है भाई लोग, है ना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।